शेख मुजीबुर रहमान की वो बेटी हैं और मुजीबुर रहमान जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने पहले, उसके बाद वहां पे विद्रोह हुआ। विद्रोह होने के बाद शेख मुजीबुर रहमान के साथ मारकाट की गई। उनके परिवार में 6 बंदों को खत्म कर दिया और शेख हसीना उस समय वापिस आई। उस समय उसने इंदिरा गांधी की सरकार थी और इंदिरा गांधी ने उनको शरण दी। ये कहा था कि हम हमारे देश की जनता के ऊपर बंदूक नहीं टांग सकते, आप इनको आतंकवादी मत बोलिए। शेख हसीना ने वहां की जनता को, जो विद्रोह कर रही है, क्रांति कर रही थी, उन्हें आतंकवादी की संज्ञा दी थी। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ बस पे। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आज की ये है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और अब वो भारत आ रही हैं। भारत देश की राजधानी दिल्ली में वो आने वाली है और सूत्रों के हवाले से ये खबर भी आ रही है कि दिल्ली से वो लंदन की ओर रवाना होगी। बता दें कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, तो उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया कि वहां पर जो माहौल है, सारे जो हिंसा का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। लगातार वहां पे प्रदर्शन बहुत जोरों शोरों से हो रहा है। सारे ही प्रधानमंत्री आवास में लोग वहां दंगे फसाद कर रहे हैं। तो वहीं कहीं ना कहीं इसको रिलेट हम हिंदुस्तान में भी कर सकते हैं, क्योंकि आरक्षण को लेकर लगातार बांग्लादेश में प्रदर्शन चल रहा था। कुछ लोग यहाँ मौजूद है देश की राजधानी दिल्ली, जैसे कि वो आ रही है, तो दिल्ली के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक। क्या कहेंगे जो हालात वहां दिख रहे हैं आरक्षण को लेकर, जो मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा वहां पे बना रहा और प्रधानमंत्री आवास पर सारे दंगे फसाद करने के लिए वहां पर ऐसा माहौल हो गया, तो क्या वो भारत में भी हालात होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं तो थोड़ा हैरान हूँ इस खबर को सुन के, क्योंकि अभी वहां के जो सुप्रीम कोर्ट ने है, वहां पे बाइफरकेशन कर दिया था कि जो वहां के स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको 30% नहीं देंगे। वहां जो मुद्दा चल रहा है, वहां के जो युवा हैं, जो वहां पे विद्रोह कर रहे हैं, क्रांति कर रहे हैं, वो क्रांति इसलिए कर रहे थे कि वहां पे 30% वहां के जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनके परिवार वालों को, पहले 30% लोगों को सरकारी नौकरियां मिलेंगी। ये वहां पे मुद्दा चल रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिवर्स किया, उन्होंने 5% कर दिया। फिर बाद में उन्होंने सारा कुछ रिवर्स कर दिया। फिर उस हिसाब से वहां के युवाओं को शांत हो जाना चाहिए था, और ये एकदम से वापस क्यों भड़क गया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। और शेख हसीना का मैं इतिहास बता देता हूं। शेख मुजीबुर रहमान की वो बेटी हैं और मुजीबुर रहमान जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने पहले, उसके बाद वहां पे विद्रोह हुआ। विद्रोह होने के बाद शेख मुजीबुर रहमान के साथ मारकाट की गई। उनके परिवार में 6 बंदों को खत्म कर दिया और शेख हसीना उस समय वापिस आई। उस समय उसने इंदिरा गांधी की सरकार थी और इंदिरा गांधी ने उनको शरण दी। वो हमारे हिंदुस्तान में रही हैं, छुप के रही हैं। अब वही सिचुएशन वापिस आ गई है। वही सिचुएशन वापिस अगर वो आ गई है और उनको अगर भाग के, क्योंकि कल जो मैंने आज जो सुबह अखबार में खबर पड़ी थी, वो ये पड़ी थी कि वहां की मिलिट्री ने भी शेख हसीना के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया था। मिलिट्री ने ये कहा था कि हम हमारे देश की जनता के ऊपर बंदूक नहीं टांग सकते, आप इनको आतंकवादी मत बोलिए। शेख हसीना ने वहां की जनता को, जो विद्रोह कर रही है, क्रांति कर रही थी, उन्हें आतंकवादी की संज्ञा दी थी। तो मिलिट्री ने वहां की ये बोला था, तो शेख हसीना समझ गई होगी कि अभी मिलिट्री भी बगावत पे आ गई है
इसलिए उनको बांग्लादेश छोड़ना पड़ा है। और सबसे बड़ी बात ये कि वो बांग्लादेश से जब निकली है, रवाना हुई है भारत की ओर, तो वहां पर उन्होंने अपनी देश की जनता को संबोधित भी नहीं किया है। और यहाँ भारत बात हो रही है भारत आक्रमण, इसलिए नहीं किया है क्योंकि वहां पे बांग्लादेश की जो मिलिट्री है वो भी बगावत पे उतर आ सकती है, ये आशंका उनको है, इसलिए वो छोड़ के आई है। अब वहां जब जो चुनाव हुए तो चुनाव का विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया था। चुनाव में जो विपक्षी पार्टियां थी, खालिदा जिया जो हमेशा विपक्ष में रही हैं शेख हसीना के, और वो स्ट्रॉन्ग विपक्ष में रही है, वो वहां की प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं। तो खालिदा जिया इस बार जब इलेक्शन हुए तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं किया उन्होंने और बहिष्कार किया था इलेक्शन का। तो ये जो चुनाव शेख हसीना इस बार जीती थी वो वन साइडेड था, एक तरफा वो चुनाव जीती थी। उसके बाद आप हमारे साथ कंपटीशन में आगे बढ़ रहे हो, आपका एक्सपोर्ट बढ़िया चल रहा है, आपका नाम, आपके इधर बाहर के देश वाले इंडस्ट्री लगा रहे हैं। चाइना से हटके पहले बांग्लादेश को प्रेफरेंस दे रहे थे, इंडिया को बाद में दे रहे थे, पहले बांग्लादेश को दे रहे थे क्योंकि वो पूरब में है, वहां से पोर्ट एरिया है, नजदीक है, तो हर कोई अपना लागत लगाने वाला हर चीज सहूलियत देखता है। तो आपके देश में इतना बढ़िया हो रहा था, आपकी जीडीपी अच्छी चल रही थी, आप ये गड़ा मुर्दा स्वतंत्रता सेनानी 30% को पहले सरकारी नौकरी, क्यों, जो अभी वहां युवा हो गए हैं उनको नौकरी नहीं चाहिए, उनको भी तो नौकरी चाहिए, तो वो तो प्रदर्शन करेंगे। अब वो प्रदर्शन की रणनीति ऐसी हो गई कि उन्होंने बोल दिया ये आतंकवादी है युवा, और मिलिट्री ने उनकी सरकार का बात का खंडन किया, तो उनको देश छोड़ना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये भारत में भी दिखता है ना कि जो प्रदर्शन करते हैं उन्हें खालिस्तानी बोल दिया जाता है, देशद्रोही बोला जाता है, तो कहीं ना कहीं ये हालात सिमिलर होते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, खालिस्तानी का मुद्दा अलग है मैडम। जो हमारे युवा अभी तक हमारे देश में ऐसा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आज समझ लीजिए प्रेशर कुकर में से सेफ्टी वॉल्व हटा हुआ है हमारे देश में भी। ये युवाओं को, अगर मोदी जी बोलते हैं कि 65% आबादी हमारे देश की 18 साल से 35 साल की उम्र तक हो गई है, तो वो 18 साल से 35 साल की उम्र के लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना भी पड़ेगा। ये युवा हमारे नाराज हैं, इसलिए मोदी को क्लियर मैंडेट भी नहीं मिला इस बार। क्लियर मैंडेट, और लगातार जो है विपक्ष तानाशाही बोलता रहता है मोदी जी की, तो क्या वाकई में कुछ उसी तरीके की तानाशाही है? नहीं, मैं विपक्ष को तो अभी गिनती में ले ही नहीं रहा हूं, क्योंकि विपक्ष का अलग एजेंडा है। क्यों नहीं ले पा रहा हूं? विपक्ष मोदी से नाराज नहीं है, विपक्ष देश की जनता से नाराज है, क्योंकि 26 पार्टियां मिला के 233 और बीजेपी अकेले 240, तो ये जो ऑन रिकॉर्ड है उसको तो विपक्ष जुटला नहीं सकता। ठीक है, मोदी जी ने टीडीपी के साथ और जेडीयू के साथ मिलकर सरकार बनाई है, लेकिन विपक्ष जो नाराज है वो जनता से है। ना खुदा मिला, ना विसाले जरम, ना इधर के रहे हम, ना उधर के रहे हम। विपक्ष की तो हालत ये है, क्योंकि अगर 200 होता तो विपक्ष ठीक होता, 233 पे आके 272 चाहिए, तो विपक्ष जनता से नाराज है। वो कुमार का गुस्सा गधे पे निकालना है तो मोदी पे निकाल रहा है, वो निकालने दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं जनता भी, मोदी जी का अभी एक काम है 5 साल, 5 साल उनको विपक्ष को तो भूल जाना चाहिए। हाँ, विपक्ष जो सीरियस मुद्दे उठाता है उस पर तो ध्यान देना चाहिए, और विपक्ष की बातों को काउंटर करने की भी जरूरत नहीं है। मैं तो इतना कहता हूँ कि विपक्ष जो कह रहा है उसकी बातों का जवाब देने की भी जरूरत नहीं है। तो कुछ करके दिखाने अपना फोकस बेरोजगारी दूर करने में, महंगाई दूर करने में लगाएं। क्यों नहीं कर पा रही मोदी सरकार जो अब एनडीए सरकार है? देखिए,
करने को अभी बजट में उन्होंने प्रोविजन की है। 10 साल में तो नहीं किया था, अब तो किया है भाई। 2 लाख करोड़ रुपया वो सिर्फ 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने के लिए 500 वन ऑफ द इंडिया की बेस्ट जो कंपनीज हैं उसमें वो उनको 4000 युवाओं को कंपलसरी लगाना है। और उनका प्रोविडेंट फंड भी 2 साल सरकार जो है कंपनी का मालिक नहीं देगा। प्रोविडेंट फंड में क्या होता है, आधा जो एम्प्लॉय होता है वो देता है और आधा कंपनी देती है। तो 3000 रुपया सरकार ने बोला 2 साल हम खुद देंगे, आप युवाओं को लगाओ नौकरी पे। 4000 युवाओं को कंपलसरी। ये साधना शुरू हो गया कि कंपनी भी तो नहीं है, कंपनीज कहाँ से? 500 कंपनीज हैं मैम हमारे देश में। इंटर्नशिप के लिए 500 कंपनीज हैं, उससे ज्यादा है। तो अभी ये प्रोसेस में ला रहे हैं। मोदी जी का फोकस खाली अभी फिलहाल बेरोजगारी और महंगाई पे रहना। 10 साल से ये कंपनियां कहाँ थी? खाली चीजें सजी सजाई बात कर रहे हैं। मुद्दे पर आते हैं। रोजगार की हम बात कर रहे थे, तो क्यों नहीं पिछले 10 सालों में सरकार रोजगार पे काम नहीं कर रही? क्यों तमाम युवा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे नीट का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, यूपीएससी का मामला बेरोजगारी से नहीं जुड़ा हुआ। बेरोजगारी से जुड़ा नहीं हुआ, लेकिन एक बेरोजगारी के धक्के में डाल तो दिया उन्हें। नहीं, नीट का मामला घोटाले से जुड़ा था। आपको मैं अपने देश की एक हकीकत जो बता रहा हूँ, जो आईआईटी पास हो जाते हैं, जो आईआईटी हो जाते हैं, जो एमबीबीएस हो जाते हैं, आईआईटी हो गया, एमबीबीएस हो गया, करोड़ों रुपया लगा के हो गया, सबसे पहले वो क्या करता है, सबसे पहले बाहर के देशों का पैकेज ढूंढता है। अरे भैया कोई बात नहीं। आईआईटीएन जो हो गया, कोई अगर एमबीबीएस जिसने कर लिया वो इंडिया में काम करने को तैयार नहीं है। वो पहले बाहर के देशों में पैकेज ढूंढता है कि हमारा पैकेज कितना वहां मिल रहा है। वो फटाफट वीजा निकालता है, फ्लाइट पकड़ के वहां चले जाता है। भाई मैं तो अभी आईआईटीएन हो गया हूँ, मैं इंजीनियर हो गया हूँ, मैं डॉक्टर हो गया हूँ। तो क्यों ऐसे हालात है देश में कि उन लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है? मैं वही कह रहा हूँ, मोदी सरकार को कंपलसरी कर देना चाहिए कि आपको जो बाहर पैकेज मिल रहा है वो हम देंगे और आपको 5 साल यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। आपको 5 साल हमारे रूरल एरिया में काम करना पड़ेगा। क्यों नहीं पॉलिसी लाती है सरकार? लेके आए, मैं तो चाहूंगा ऐसी पॉलिसी लेके आए। वो बाहर का मुंह ना देखे। आज ईरान है, आज रशिया है, वहां 18 साल की उम्र के बाद सेना में कंपलसरी 2 साल डाल देते हैं युवाओं को, ताकि वो डिसिप्लिन सीखे। और यही उम्र होती है डिसिप्लिन सीखने की, तो ऐसे टाइम पे वो डाल देते हैं। तो हमारे देश में जो मुद्दा है, अभी ये बजट है, इसका इम्पैक्ट 1 साल में पता लगेगा कि ये धरातल पे कितना उतरा है। इसी बजट पर ही बीजेपी क्या नाम है, विपक्षी तो सवाल उठा ही रहे हैं, वो तो उनका काम है, लेकिन बीजेपी के नेता भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। नितिन गडकरी ने भी चिट्ठी लिख दी है। नहीं, नितिन गडकरी ने चिट्ठी लिखी है, मुझे भी वो मैटर बताओगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। बट विपक्ष खाली बिहार के ऊपर और वो टीडीपी के ऊपर मुद्दा उठा रहा है कि भाई उनको पैकेज दे दिया। तो फिर निर्मला सीतारमण ने अच्छी तरह जवाब भी दिया कि जब आप बजट में, आपने इतने साल बजट दिया है कांग्रेस ने, तो कभी विपक्ष का नाम थोड़ी लिया है।